हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं सोशलिज्म को, जिसे हिंदी में कहते हैं समाजवाद। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सोशलिज्म के मीनिंग को, इसके फीचर्स या कोर आइडियाज को। फिर हम डिस्कस करेंगे सोशलिज्म की एवोल्यूशन को, फॉलोड बाय द टाइप्स ऑफ सोशलिज्म एज वेल एज इट्स क्रिटिसिज्म एंड एडवांटेजेस। स्टार्टिंग विद इट्स मीनिंग, सोशलिस्ट वर्ड को डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड सोशेयर से, जिसका मतलब होता है कंबाइन करना या शेयर करना। सबसे पहले सोशलिस्ट टर्म को यूज किया गया था रॉबर्ट ओवन द्वारा 1827 में कोऑपरेटिव मैगजीन के एक इशू में, विच वाज पब्लिश्ड इन यूके। सोशलिज्म को लेके वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बट सवाल ये आता है कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है या ऐसे सेट ऑफ बिलीव्स हैं जो मानता है कि सभी ह्यूमन बींग्स बराबर हैं, इक्वल हैं, और इसीलिए ये पब्लिक या कलेक्टिव ओनरशिप को सपोर्ट करता है इंस्टेड ऑफ द प्राइवेट ओनरशिप। पब्लिक ओनरशिप को सपोर्ट करता है और प्राइवेट ओनरशिप के अगेंस्ट है। ये मानता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, अब क्या होते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन? ऐसे टूल्स जो कि प्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं, जिसमें आता है लैंड या इसके अलावा फैक्ट्रीज और टूल्स और इक्विपमेंट्स। तो ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास नहीं होने चाहिए, बल्कि ये जनता के पास होने चाहिए। सब मिलकर कलेक्टिवली उनको ओन करें ताकि समाज में इक्वलिटी आ सके। और ये जो पब्लिक ओनरशिप है ना, ये पब्लिक के बिहाफ पर स्टेट या गवर्नमेंट के पास भी हो सकती है, वर्कर्स के कोऑपरेटिव्स के पास भी हो सकती है, या एक कम्युनिटी भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर सकती है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट सोशलिज्म इज। दिस इज द इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन। वहीं महात्मा गांधी ने भी सोशलिज्म को डिफाइन किया है एक ऐसी सोसाइटी के तौर पर जहां पर सभी बराबर होते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं होती है, रिच और पुअर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और इसका मेन एम क्या होता है? वेल्थ एंड रिसोर्सेस को इवन और फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। ये ना हो कि अमीरों को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और गरीबों को कम। चीजों को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या वितरित किया जाए कि समाज में इक्वलिटी लाई जाए, ना कोई ज्यादा अमीर हो ना कोई गरीब हो। इसीलिए इवन और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। एंड दैट इज द रीजन कि सोशलिज्म फोकस करता है सोशल वेलफेयर पर एज वेल एज पब्लिक सर्विसेज पर भी, जैसे कि हेल्थ केयर, हाउसिंग, एजुकेशन। एंड दिस प्रूव्स कि इक्वलिटी इसका मेन थीम है। सोशलिज्म का अल्टीमेट एम ही सोसाइटी में इक्वलिटी लाना है, समानता लाना है। तो ये एक आइडियोलॉजी भी है, एक विचारधारा भी है, और एक सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम भी है, जिसके द्वारा सोसाइटी में क्या लाई जाती है? इक्वलिटी। और ऐसे बहुत से थिंकर्स हैं जिन्होंने सोशलिज्म के प्रति अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। उनमें से मेन है हेनरी डे सेंट-सिमन, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवन, जिन्होंने इस टर्म को कॉइन भी किया है, अलॉन्ग विद कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स एंड मिकाइल बकुनिन। और इसका जो टाइम पीरियड ऑफ इमर्जेंस है, that dates back to the early 19th century, 19वीं शताब्दी। अब आ जाते हैं सोशलिज्म के फीचर्स पर, या क्या इसके कोर आइडियाज हैं। तो सबसे पहला फीचर है एम्फेसिस ऑन कम्युनिटी। सोशलिज्म कम्युनिटी या समुदाय को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसका मानना है कि ह्यूमन बींग्स कॉमरेड्स की तरह हैं, ब्रदर्स और सिस्टर्स की तरह हैं, जो आपस में ह्यूमैनिटी के द्वारा या इंसानियत के द्वारा जुड़े हुए हैं। और अगर हमने इंडिविजुअल को समझना है तो उसके लिए जिस कम्युनिटी को वो बिलोंग करता है, हमें उस कम्युनिटी को समझना होगा। इंडिविजुअल जो है वो अपनी सोसाइटी से या अपनी कम्युनिटी से अलग नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल की पहचान और उसकी एग्जिस्टेंस सोसाइटी से ही है। क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है ना, वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, सेल्फ रिलायंट नहीं है, बल्कि वो कम्युनिटी पर डिपेंडेंट हैं।
इसीलिए ये कलेक्टिविस्ट विजन की बात करते हैं, जिसके तहत सोशलिज्म का ये मानना है कि अगर ह्यूमन बींग्स को कोई इकोनॉमिक या सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इसके लिए पूरी कम्युनिटी को मिलकर एफर्ट करनी पड़ेगी, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल को। बिकॉज लाइक आई मेंशन बिफोर, ह्यूमन बीइंग सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई सोशलिस्ट एम्फसाइज ऑन कम्युनिटी। नेक्स्ट फीचर या कोर आइडिया है इक्वालिटी। इनफैक्ट सोशलिज्म की तो पूरी थीम ही सेंटर्ड अराउंड इक्वालिटी है। ये लिबर्टी से ज्यादा इक्वालिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। सोशलिज्म सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी को सपोर्ट करता है। ये क्या होता है ये मैंने टाइप्स ऑफ इक्वालिटी वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जो कि फेयरनेस पर आधारित होता है। क्योंकि सोशलिस्ट का मानना है कि सभी के पास इक्वल राइट्स हों, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज हों और प्रॉपर एक्सेस टू रिसोर्सेज हो, सो दैट सोसाइटी में इक्वालिटी आ सके, समानता आ सके। ना कोई ज्यादा अमीर हो ना कोई ज्यादा गरीब हो, सभी को एक जैसे राइट्स मिले और कोई ऐसा पर्सन ना हो जो रिसोर्सेज से वंचित रह जाए। यहां तक कि इनका जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि समाज में सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी लाई जाए, रिसोर्सेज को और अपॉर्चुनिटीज को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, हर इंसान के पास घर हो, एजुकेशन और हेल्थ केयर के प्रति एक्सेस हो और उनके साथ कोई भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, जैसा कि कैपिटलिज्म में होता है। देन नेक्स्ट कोर आइडिया इज कोऑपरेशन। सोशलिज्म कोऑपरेशन को इंपॉर्टेंस देता है इंस्टेड ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के फेवर में ये नहीं है, क्योंकि ये मानते हैं कि कंपटीशन से एक इंसान दूसरे का दुश्मन बन जाता है। उनमें कोऑपरेटिव स्पिरिट की बजाय कंपेटिटिव स्पिरिट आ जाती है और वो भाईचारा या ब्रदरहुड जैसी भावना से दूर हो जाता है। साथ ही साथ ये मानते हैं कि कोऑपरेशन के मॉरल और इकोनॉमिक एडवांटेजेस भी हैं। जो इंडिविजुअल साथ में काम करते हैं वो आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एस्टैब्लिश कर लेते हैं। उनके अंदर फ्रेटर्निटी या ब्रदरहुड की भावना आ जाती है, जिससे वो एक दूसरे के प्रति सिंपैथेटिक हो जाते हैं, केयरिंग हो जाते हैं। तो इसीलिए इंडिविजुअल्स को आपस में कोऑपरेट करना चाहिए बजाय कि कंपटीशन के। कैपिटलिज्म बात करता है ना ओपन कंपटीशन की, उसके ये अगेंस्ट हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज द कॉमन ओनरशिप। अब कॉमन ओनरशिप का मतलब क्या होता है? यही कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कम्युनिटी द्वारा ओन किए जाएंगे, ना कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा। क्यों? क्योंकि जो वेल्थ है वो भी तो ह्यूमन बींग्स की कलेक्टिव एफर्ट द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है। सभी लोगों का इसमें लेबर लग रहा है। इसीलिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को भी कम्युनिटी को ओन करना चाहिए, ना कि कुछ चुनिंदा इंडिविजुअल्स को, बिकॉज एफर्ट इसमें सभी की लग रही है, नॉट जस्ट द कैपिटलिस्ट क्लास। वहीं अगर हम बात करें कि रियलिटी में कॉमन ओनरशिप किसके पास होती है, कहने को तो ये जनता के पास है, लेकिन जनता के बिहाफ पर या तो ये ओनरशिप गवर्नमेंट या स्टेट के पास हो सकती है, या ये ओनरशिप वर्कर्स की कोऑपरेटिव्स के पास भी हो सकती है। फिर आता है क्रिटिसिज्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्रिटिसाइज करते हैं। सबसे पहले तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को अनजस्ट मानते हैं, क्योंकि वेल्थ तो ह्यूमंस की कलेक्टिव एफर्ट द्वारा जनरेट की जाती है, और साथ ही साथ ये इंसानों को ग्रीडी बना देती है, लालची बना देती है। जिसके पास प्रॉपर्टी आ जाती है वो और ग्रीडी हो जाता है, उसकी वांट्स बढ़ जाती हैं, जरूरतें बढ़ जाती हैं, एंड दिस मॉरली करप्ट्स देम, क्योंकि प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए वो ऐसी प्रैक्टिसेस में अपने आप को इंडल्ज करते हैं जो कि मॉरली करप्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन। ऑल्सो प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों को मटीरियलिस्टिक बनाती है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी उनकी वांट्स बढ़ा देती है, उनकी डिमांड्स बढ़ जाती हैं। इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है सोशलिज्म। ये सपोर्ट करते हैं कॉमन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज द क्लास पॉलिटिक्स। क्लास पॉलिटिक्स सोशलिज्म का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ये मानता है कि सोसाइटी दो क्लासेस में डिवाइडेड रहती है। एक होते हैं हैव्स और दूसरे होते हैं हैव नॉट्स, और हैव्स जो हैं वो हैव नॉट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं।
तो क्लासेस मेन एक्टर्स हैं सोशलिज्म में, और इनफैक्ट हिस्ट्री में भी, बजाय कि इंडिविजुअल्स के। और वर्किंग क्लास इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी क्लास है या एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू सोशलिज्म को अचीव किया जाएगा। सोशलिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वर्किंग क्लास को ही देता है। ऑल्सो इट इज एंटी कैपिटलिस्ट, बिकॉज कैपिटलिज्म जो है इट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड, और इसमें क्या होता है, लोगों के वेलफेयर की बजाय ये प्रॉफिट के लिए काम करता है, वो भी कुछ लोगों के प्रॉफिट के लिए। और इसमें बहुत सी और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट। जो डोमिनेटिंग क्लास है वो डोमिनेटेड क्लास को एक्सप्लॉइट करती है, इसी वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। जो रिच हैं वो रिच होते जाते हैं और जो पुअर हैं वो पुअर होते रहते हैं। उनके पास रिसोर्सेज के प्रति प्रॉपर एक्सेस नहीं होती है, और इसी से सोसाइटी में सोशल जस्टिस नहीं आ पाता है। इसीलिए सोशलिज्म कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है, क्योंकि सोशलिज्म तो बात करता है सोशल जस्टिस की, इक्वालिटी की, कोऑपरेशन की, और ये ऐसे आइडियाज हैं जो कैपिटलिज्म में देखने को नहीं मिलते। एज इट्स नॉट अबाउट कोऑपरेशन बट कॉम्पिटिशन। स्टेट को लेकर सोशलिज्म के क्या विचार हैं? वेल, ये थोड़े कंफ्यूजिंग हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोशलिज्म की ना डिफरेंट टाइप्स हैं। तो कुछ टाइप्स ऐसी हैं सोशलिज्म की जो स्टेट को फेवर करती हैं, और इनका मानना है कि स्टेट ही सोसाइटी में सोशलिज्म लाएगा। इसका एग्जाम्पल है सोशल डेमोक्रेसी। ये क्या होती है ये बस हम थोड़ी ही देर में समझने वाले हैं। वहीं दूसरी टाइप्स ऐसी हैं जो स्टेट के अगेंस्ट हैं। वो एक स्टेटलेस सोसाइटी को सपोर्ट करती हैं, और स्टेट की बजाय वो कम्युनिटी को इंपॉर्टेंस देती हैं कि ओनरशिप किसके पास हो, कम्युनिटी के पास हो, लाइक द मार्क्सियन सोशलिज्म और द अनार्को सोशलिज्म। इसी प्रकार सोशलिज्म को लाने का मेथड भी डिफर करता है। कुछ टाइप्स मानती हैं कि सोशलिज्म को पीसफुल तरीके से सोसाइटी में लाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के थ्रू, रिफॉर्म्स के थ्रू, विच इंक्लूड्स द पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। वहीं दूसरी टाइप्स रेवोल्यूशनरी मेथड्स को सपोर्ट करती हैं। सोशल डेमोक्रेसी तो ये भी मानती है कि कैपिटलिज्म में रहकर भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जा सकता है। और जो रेवोल्यूशनरी मेथड्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये वायलेंट ही हो। रेवोल्यूशन तो एक मूवमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है, या प्रोटेस्ट की फॉर्म में भी। तो ये फीचर्स होते हैं सोशलिज्म के। तो आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सोशलिज्म पे। वैसे तो सोशलिज्म की काफी सारी टाइप्स हैं, बट जिन टाइप्स को आज हम समझने वाले हैं वो है अनार्को सोशलिज्म, यूटोपियन सोशलिज्म, साइंटिफिक सोशलिज्म, सोशल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और मार्केट सोशलिज्म। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनार्को सोशलिज्म से। इस प्रकार का जो सोशलिज्म है वो स्टेट को, रिलीजन को और प्रॉपर्टी की ओनरशिप को रिजेक्ट करता है। ये एक तरीके से अनार्किज्म और सोशलिज्म का मिक्सचर है। ये किसी भी प्रकार की हायरार्की के अगेंस्ट है और अथॉरिटी के भी खिलाफ है। और जो इसके मेन प्रोपोनेंट है वो है मिकाइल बकुनन। अनार्को सोशलिज्म का मानना है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास होने चाहिए? दे शुड बी कलेक्टिवाइज्ड। कम्युनिटी कलेक्टिव तरीके से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करे, ना कि कोई स्टेट या गवर्नमेंट, क्योंकि उनके तो ये खिलाफ है। और वर्कर्स को उनके इनपुट के अकॉर्डिंग पे किया जाए। इसके बाद आता है यूटोपियन सोशलिज्म। अब नाम में ही यूटोपियन आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये आइडियल कम्युनिटी की बात करता है। ये एक ऐसी सोसाइटी को एस्टैब्लिश करने की बात करता है जो कि कॉपरेशन पर आधारित हो, जहां पर इक्वालिटी हो, जो कॉमन गुड पर बेस्ड हो, बजाय कि सेल्फिश इंटरेस्ट के, जहां पर लोग आपस में कोऑपरेट करें, सभी बराबर हो, कोई गरीब कोई अमीर ना हो। और ये कैसे होगा? बाय एस्टैब्लिशिंग आइडियल कम्युनिटीज। तो ये कॉमन गुड की बात करता है, सोशल हार्मनी को सपोर्ट करता है कि लोग पीसफुली आपस में को एग्जिस्ट करें, सब मिलजुल कर काम करें, कॉमन गुड में काम करें, बजाय कि प्रॉफिट मोटिव के, और एक दूसरे को सपोर्ट करें बजाय कि कंपटीशन और प्रॉफिट के। और ये इस्टेब्लिश कैसे किया जाएगा? वेल, अकॉर्डिंग टू यूटोपियन सोशलिस्ट्स, अगर हम वेल्दी और पावरफुल लोगों को, जिनके पास पावर है, बहुत ही शांति प्रिय या पीसफुल तरीके से परसुएड करें,
बातचीत के थ्रू या एजुकेशन के थ्रू। तो इस तरीके से यूटोपियन सोशलिज्म को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। एक जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया जा सकता है जहां पर लोग आपस में कोऑपरेट करें, और इसीलिए इसे कोऑपरेटिव सोशलिज्म भी कहा जाता है। और इस प्रकार के सोशलिज्म के मेन प्रोपोनेंट्स हैं हेनरी डे सेंट-सिमन, चार्ल्स फूरियर और रॉबर्ट ओवन। ये स्टेट ओनरशिप के भी अगेंस्ट है। स्टेट की बजाय कम्युनिटी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करे, उसको ये सपोर्ट करता है। और इसी प्रकार ये पीसफुल तरीके से सोशलिज्म लाने की बात करता है, जो कि वॉलंटरी भी हो, सभी लोगों की मर्जी से हो, किसी भी प्रकार की फोर्स को यूज ना किया जाए। और वो पीसफुल तरीके हैं मॉरल परसुएशन और एजुकेशन। तो ये रेवोल्यूशन को और क्लास स्ट्रगल को सपोर्ट नहीं करता है। ये होता है यूटोपियन सोशलिज्म। इसके बाद आता है साइंटिफिक सोशलिज्म, विच इज एसोसिएटेड विद whom? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। ये जो सोशलिज्म है, ये सोशलिज्म को एक साइंटिफिक एंगल प्रोवाइड करता है। साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि सोसाइटी में चेंजेस कैसे आते रहे हैं और कैसे फ्यूचर में चेंजेस आएंगे और कैसे सोशलिज्म को एस्टैब्लिश किया जाएगा। इनका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का, जो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि मानता है कि सोसाइटी में जो मटेरियल कंडीशंस होती हैं, मेनली द इकोनॉमिक सिस्टम, वो मेन रीजन होता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का और सोशल चेंज का। जैसे ही इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज आएगा, सोसाइटी में भी चेंज आएगा, और इसी प्रकार हिस्ट्री क्या है, इवॉल्व करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सिस्टम है तो सोसाइटी कैसी होगी, फ्यूडल सोसाइटी होगी। वहीं अगर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक सिस्टम है तो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी होगी। फिर आता है क्लास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट, कि हमेशा से ही दो क्लासेस के बीच में एक स्ट्रगल चलता रहा है, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में स्ट्रगल चलता है किनके बीच में, बिटवीन द बुर्जुआसी एंड द प्रोलेटरी, जिसमें बुर्जुआसी हैं द हैव्स और प्रोलेटरी हैं द हैव नॉट्स। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए चलता है कि जो हैव्स हैं वो हैव नॉट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, जिससे क्या होता है, अल्टीमेटली एक रेवोल्यूशन होता है और जो हैव नॉट्स होते हैं वो हैव्स को रिप्लेस कर देते हैं, और अल्टीमेटली सोसाइटी में चेंज आ जाता है। और इसी प्रकार एक नया सिस्टम इमर्ज होता है, और ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है जब तक ये क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी एस्टैब्लिश नहीं हो जाती। ये कैपिटलिज्म को भी क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि ये एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी पर बेस्ड एक सिस्टम है, और अपनी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, कैपिटलिज्म का डाउनफॉल हो जाएगा, क्योंकि कैपिटलिज्म कुछ चुनिंदा लोगों को ही प्रॉफिट पहुंचाता है। जो डोमिनेटेड क्लासेस हैं उनका तो एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है, और इसी इनइक्वालिटी को ये सिस्टम बढ़ावा देता है। और कैपिटलिज्म के डाउनफॉल के बाद क्या होगा, सोशलिज्म एस्टैब्लिश हो जाएगा। लेकिन साइंटिफिक सोशलिज्म में सोशलिज्म फाइनल स्टेज नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रांजिटरी स्टेज है जिसमें डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरी होगी। कुछ समय के लिए पावर जो है वो वर्किंग क्लास के हाथ में होगी, और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, कम्युनिज्म एस्टैब्लिश हो जाएगा। कम्युनिज्म में क्या होगा, एक स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी। ना कोई स्टेट होगी, ना ही कोई क्लास होगी, ना कोई हैव्स होंगे, ना कोई हैव नॉट्स होंगे, तो किसी भी प्रकार का कोई एक्सप्लॉयटेशन का चांस नहीं रहेगा, ना ही कोई इनइक्वालिटी होगी। इसी कम्युनिज्म को एस्टैब्लिश करने की बात करता है साइंटिफिक सोशलिज्म। फिर आती है सोशल डेमोक्रेसी। पीपल गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन सोशल डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो सोशल डेमोक्रेसी को मैं आपको इजीएस्ट लैंग्वेज में समझा देती हूं। सिंपल शब्दों में सोशल डेमोक्रेसी का एम क्या होता है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंडर रहकर ही सोशलिज्म लाया जाए। हमें कैपिटलिस्ट सिस्टम को हटाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसी में हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। उसी कैपिटलिस्ट सिस्टम में हम कुछ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स ला सकते हैं, सो दैट विद इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम एक इक्विटेबल सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया जा सके,
जिसमें ना कोई बहुत ज्यादा अमीर हो और ना ही कोई बहुत ज्यादा गरीब हो। इसके लिए सरकार रेगुलेशंस बना सकती है, सोशल प्रोग्राम्स ला सकती है। और सोशल डेमोक्रेसी की हाईलाइट होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होती हैं वो स्टेट या गवर्नमेंट के पास होती हैं, जैसे कि कोल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस या इवन केमिकल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो प्राइवेट एंटरप्राइज को दे दिए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाते हैं, जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन, वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है। और इस प्रकार के सोशलिज्म में वेलफेयर स्टेट का भी कॉन्सेप्ट होता है, जिसका एम होता है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट्स फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करती हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं और बाकी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती हैं, जिसके थ्रू जो डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी का, उसका वेलफेयर हो सके। वर्कर्स के बेनिफिट के लिए मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट होता है, यूनिवर्सल इनकम का भी प्रोविजन होता है, जिसमें लोगों को एक मिनिमम इनकम मिलती है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी होता है, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतने ज्यादा टैक्सेस होंगे, वेल्थ पर भी टैक्स लगाया जाता है। पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर। और इस प्रकार के सोशलिज्म का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है द नॉर्डिक कंट्रीज। इन कंट्रीज में सोशल डेमोक्रेसी को प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई किया गया है। नॉर्डिक कंट्रीज कौन से होते हैं? जैसे कि स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। अब आ जाते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे। ये कैसे डिफरेंट है सोशल डेमोक्रेसी से? सोशल डेमोक्रेसी तो कैपिटलिज्म के विद इन रहकर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को लाने की बात करती थी, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की बात करती थी। लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कैपिटलिज्म को सपोर्ट नहीं करता है। ये मानता है कि हमें कैपिटलिज्म से सोशलिज्म में चेंज करने की जरूरत है, एक रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जरूरत है, और इसीलिए ये प्राइवेट ओनरशिप के भी अगेंस्ट है। इट डजंट सपोर्ट मिक्स्ड इकोनॉमी एज वाज द केस विद सोशल डेमोक्रेसी। तो ये पब्लिक ओनरशिप को ही सपोर्ट करता है। इट इज ऑल्सो एंटी कैपिटलिस्ट, क्योंकि ये मानता है कि कैपिटलिज्म जो है इट इज इनकम्पैटिबल विद द वैल्यूज लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी और सॉलिडारिटी। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन को ये सपोर्ट करता है, इसके लिए ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स और ऐसे सभी प्रोग्राम्स जिनके थ्रू इनकम इन इक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सके, उनको ये सपोर्ट करता है, सो दैट सोसाइटी में इक्वालिटी लाई जाए। वर्कर्स के राइट्स पर भी एम्फेसाइज करता है, ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका वेलफेयर हो सके, उनको राइट मिले डिसीजन मेकिंग का। एज वेल एज ये सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को भी सपोर्ट करता है, जस्ट लाइक सोशल डेमोक्रेसी। यहां पर ये सेम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है मार्केट सोशलिज्म। नाउ दिस टाइप ऑफ सोशलिज्म सपोर्ट्स सोशल ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप के ये खिलाफ है, बल्कि ये क्या कहते हैं कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास हो? या तो स्टेट के पास हो या वर्कर्स के पास हो इन द फॉर्म ऑफ वर्कर्स कोऑपरेटिव्स। लेकिन ये सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को कंबाइन कैसे करता है? क्योंकि ये मार्केट फोर्सेस को और सोशलिज्म को कंबाइन कर देता है। अकॉर्डिंग टू दिस, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तो ओन करेंगे वर्कर्स और स्टेट ही, लेकिन एक सोसाइटी में प्रोडक्शन कितना होना है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना है, ये स्टेट या वर्कर्स नहीं डिसाइड करेंगे, बल्कि ये तो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी। और मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं? सप्लाई एंड डिमांड। तो जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से प्रोडक्शन होगा, ना कि जैसा स्टेट चाहेगी। सो फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फोन्स की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड आ गई है, तो अगर 10,000 फोन्स की डिमांड है तो 10,000 फोन्स ही प्रोड्यूस किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहां पर स्टेट या वर्कर्स डिसाइड कर लें कि हम तो 5,000 फोन्स ही प्रोड्यूस करेंगे। डिमांड के हिसाब से ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट मार्केट सोशलिज्म इज। पब्लिक ओनरशिप जरूर है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, बट प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट फोर्सेस के बेस पर है। और इस प्रकार के सोशलिज्म का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रह चुका है यूगोस्लाविया और चाइना। यूगोस्लाविया में तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन किए जाते थे वर्कर्स कोऑपरेटिव्स द्वारा, लेकिन
मार्केट फोर्सेस ये डिटरमाइन करती थी कि प्रोडक्शन कितना होना है. सेम इज द केस विद चाइना सिंस द 1970s. इसके अलावा एक और तरीका भी है सोशलिज्म के टाइप्स को कैटेगराइज करने का, एंड दैट इज इनटू रिफॉर्मिज्म एंड रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म. रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म की अगर हम बात करें तो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम को रिप्लेस करने की बात करता है एक सिंगल स्ट्रोक में. ये इस बात को नहीं मानता कि हमें कैपिटलिस्ट सिस्टम में रह के सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चाहिए. नहीं, हमें कैपिटलिज्म को सोशलिज्म से पूरे तरीके से रिप्लेस करने की जरूरत है. और इसी के लिए ये रेवोल्यूशन को सपोर्ट करता है, एक सोशल रेवोल्यूशन को सपोर्ट करता है. ये एक मास मूवमेंट की भी फॉर्म में हो सकता है जिससे कि सोसाइटी के ढांचे में चेंज आए, बदलाव आए और सोशलिज्म एस्टैब्लिश हो जाए. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो पब्लिक के पास आ जाए, ईदर थ्रू गवर्नमेंट और स्टेट या वर्कर्स कोऑपरेटिव्स. हालांकि एक बात जरूर है कि रेवोल्यूशन की बात ये करता है, बट साथ ही साथ ये भी कहता है कि जरूरी नहीं है कि रेवोल्यूशन जो है वो वायलेंट हो, वो नॉन वायलेंट भी हो सकती है, जैसे कि एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की फॉर्म में या नॉन वायलेंट मूवमेंट की फॉर्म में. और ये जो रेवोल्यूशन होगी ये किसके द्वारा लीड की जाएगी? ये लीड की जाएगी बाय द वर्किंग क्लास, जो कि मेजॉरिटी में होते हैं सोसाइटी में. फिर इसकी बात आ जाता है रिफॉर्मिज्म सोशलिज्म. नाउ इसको आप सोशल डेमोक्रेसी से रिलेट कर सकते हैं. दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिफॉर्मिज्म सोशलिज्म. रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म का एग्जांपल कौन सा था? साइंटिफिक सोशलिज्म. रिफॉर्मिज्म सोशलिज्म वही कहता है जो सोशल डेमोक्रेसी कहती है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर रहकर भी हम सोसाइटी में सोशलिज्म ला सकते हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को ला सकते हैं. और ये एक स्ट्रोक में लाने की जरूरत नहीं है, एकदम से लाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए रेवोल्यूशन करने की भी जरूरत नहीं है. ये स्टेप बाय स्टेप हो सकता है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, फेजेस में, बजाय कि किसी भी प्रकार के रेवोल्यूशन के या वायलेंस के. इसलिए इसे एवोल्यूशनरी माना जाता है नेचर में. इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, लाइक सोशलिस्ट अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहकर इलेक्शंस लड़ते हैं, वो भी रिफॉर्मिज्म सोशलिज्म का एक एग्जाम्पल है. कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर के लिए काम भी करे, वेलफेयर पॉलिसीज लाए, ऐसे पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स लाए जिसके थ्रू सोसाइटी में जो इंस्टेबिलिटीज हैं, जो इनइक्वालिटी है, उसको हटाया जा सके. तो बेसिकली रिफॉर्म्स के द्वारा सोशलिज्म लाया जा रहा है. दैट इज व्हाट रिफॉर्मिज्म सोशलिज्म इज. ये होती हैं टाइप्स ऑफ सोशलिज्म. अब बात कर लेते हैं सोशलिज्म के एवोल्यूशन की. लास्ट में मैं इसे इसलिए यहां डिस्कस कर रही हूं क्योंकि टाइप्स ऑफ सोशलिज्म को समझ लेने के बाद आपको एवोल्यूशन समझने में बस कुछ सेकंड्स लगेंगे. तो अगर हम अर्ली फॉर्म ऑफ सोशलिज्म की बात करें, अराउंड अर्ली 19th सेंचुरी आया था यूटोपियन सोशलिज्म, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि ये कॉर्पोरेशन पर बेस्ड है, कम्युनिटी को ये सपोर्ट करता है. उसके बाद आया साइंटिफिक सोशलिज्म, विच वाज एसोसिएटेड विद कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स. फिर आ जाती है 20वीं शताब्दी और उसमें क्या होता है? सोवियत यूनियन एस्टैब्लिश होता है, द फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट इन हिस्ट्री. और ये एस्टैब्लिश किया गया था एज अ रिजल्ट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917. तो प्रैक्टिकल तरीके से सोशलिज्म को अप्लाई कर दिया गया था. उसके बाद आई सोशल डेमोक्रेसी, जो कि वेस्टर्न यूरोप में आई, जिसको सोशलिज्म की एक माइल्ड फॉर्म माना जाता था क्योंकि ये सोशलिज्म को कंबाइन करती थी कैपिटलिज्म से. और फिर आती है 21st सेंचुरी, जहां पर ग्लोबलाइजेशन और नियोलिबरलिज्म सोशलिज्म को एक चैलेंज प्रेजेंट करता है क्योंकि ये पॉलिसी ओपननेस की बात करती थी, फ्री ट्रेड को सपोर्ट करती थी, डीरेगुलेशन को सपोर्ट करती थी. तो सोशलिज्म को इससे चैलेंज मिला और सोशलिज्म तो फ्री मार्केट को सपोर्ट ही नहीं करता है. तो इस प्रकार सोशलिज्म के लिए एक चैलेंज क्रिएट हुआ. लेकिन धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट दोबारा से सोशलिस्ट आइडियाज में बढ़ा, जिससे एग्जिस्टेंस में आया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी इक्वालिटी की बात करता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पावर को सपोर्ट करता है ताकि सोसाइटी में इनइक्वालिटी को कम किया जा सके.
तो इस प्रकार इवॉल्व होता है सोशलिज्म। अब आ जाते हैं सोशलिज्म के डिसएडवांटेजेस पर। सबसे पहला सोशलिज्म का डिसएडवांटेज है दैट इट माइट लीड टू अथॉरिटेरियनिज्म। क्योंकि सोशलिस्ट स्टेट्स में एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, उससे कई बार ये अथॉरिटेरियन रेजीम्स बन जाती हैं, और ऐसे पास्ट में भी केसेस देखने को मिले हैं। सोशलिस्ट स्टेट्स में लोगों को कई बार प्रॉपर पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिलती है, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो सकते हैं। तो इसी प्रकार सोशलिज्म जो है वो कई केसेस में अथॉरिटेरियन हो जाता है। एंड जस्ट लाइक आई मेंशन कि इसमें सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, सब कुछ स्टेट या गवर्नमेंट के हाथों में होता है, तो ऐसे केसेस में ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के भी अगेंस्ट हो जाता है। ना ही ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड होते हैं, ना ही प्रॉपर रूल ऑफ लॉ होता है, ना ही फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। गवर्नमेंट की एक हेजेमनी या डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो जाती है। एंड देयर इज आल्सो लॉस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। फ्रीडम से ज्यादा इक्वालिटी पर फोकस रहता है सोशलिज्म का, तो इंडिविजुअल की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है किसी ना किसी तरीके से। लोगों के पास आजादी नहीं होती है कि वो प्रॉपर्टी ओन कर सकें, या अपनी मर्जी के करियर को चूज कर सकें, या वो फ्री होके पर्सनल डिसीजंस ले सकें। और ग्लोबलाइजेशन और नियोलिबरलिज्म ने भी एक चैलेंज प्रेजेंट किया है सोशलिज्म को, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था। ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जो कि ओपननेस की बात करता है, फ्री ट्रेड की बात करता है, बहुत मुश्किल हो गया है सोशलिस्ट स्टेट्स के लिए इकोनॉमिक आइसोलेशन में रहना और अपनी इकोनॉमीज को कंट्रोल कर पाना। वहीं नियोलिबरलिज्म जो डीरेगुलेशन और फ्री मार्केट्स को सपोर्ट करता है, वो भी एक चैलेंज है सोशलिज्म के लिए, क्योंकि सोशलिज्म में तो रेगुलेशन रहता है गवर्नमेंट का या स्टेट का, और इसी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है नियोलिबरलिज्म। ऑल्सो इस प्रकार के सिस्टम में एक इनएफिशिएंसी भी आ सकती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, वेलफेयर इज द मोटिव। तो जब प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है कि लोग प्रॉपर्ली काम ना करें, उनके अंदर मोटिवेशन ही ना रहे इनोवेट करने की, प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने की या सर्विसेज को इम्प्रूव करने की, क्योंकि प्रॉफिट तो यहाँ मोटिव है ही नहीं, उनको तो कोई फायदा हो नहीं रहा है। स्टेट या गवर्नमेंट जैसा उन्हें कहता है उन्हें करना है, तो ऐसे में इनएफिशिएंसी भी आ सकती है, विच इज अ डिसएडवांटेज ऑफ सोशलिज्म। हालांकि इसके एडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला तो यही कि ये सोशल वेलफेयर की बात करता है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, इन सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर ये फोकस करता है ताकि लोगों का भला हो सके, इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सके, और ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी इंश्योर करता है। वो कैसे? क्योंकि इसमें एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है, और ऐसा माना जाता है कि अगर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो तो रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, और ये भी इंश्योर किया जा सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अपने गोल्स के लिए ही यूज की जा रही हैं, किसी और काम के लिए नहीं। ये अनएम्प्लॉयमेंट को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो इसकी प्रायोरिटी होती है, और सोशलिज्म का प्रयास होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को मिनिमाइज किया जा सके। गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जिसके थ्रू ऐसा हो सके, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है सोशलिज्म का। वहीं ये इक्वालिटी और जस्टिस पर भी फोकस करता है, वो तो इसका कोर थीम है ही है। एक ऐसी सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना जो कि इक्विटेबल हो, जहां पर ऑलमोस्ट सभी इक्वल हो, ना कोई अमीर हो ज्यादा, ना कोई ज्यादा गरीब हो, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, सभी के पास एक्सेस हो टुवर्ड्स द रिसोर्सेज, किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस ना हो। मोनोपोली से एडवांटेज सिर्फ कुछ ही चुनिंदा इंडिविजुअल्स को होता है, ना कि पूरी जनता को। जनता तो कई बार ऐसी प्रैक्टिसेस की वजह से सफर करती है जब उन्हें हाई प्राइसेस देने पड़ते हैं कमोडिटीज के लिए, क्योंकि मोनोपोली के अंदर जो जैसा चाहे वैसा प्राइस चार्ज कर सकता है। लेकिन सोशलिज्म का एम होता है इसी मोनोपोली को दूर करना और वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन को भी एलिमिनेट करना, उनको प्रॉपर राइट्स प्रोवाइड करना, उनके लिए प्रॉपर यूनियंस या कोऑपरेटिव्स एस्टैब्लिश करना जिसके थ्रू वो अपनी आवाज रख सके और उनका वेलफेयर हो सके। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंश्योर करता है,
क्योंकि वंस अगेन इसमें सेंट्रलाइज प्लानिंग होती है जिससे बेहतर तरीके से और फास्टर तरीके से रिसोर्सेज एलोकेट की जा सकती हैं, प्रोग्राम्स को फास्ट तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग लोगों को या अलग अलग लेवल्स पर कंसल्ट करना है या उनका डिसीजन मेकिंग में कोई हिस्सा है। तो ये सेंट्रलाइज प्लानिंग जो है ये एक रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करती है, विच इज द केस विद चाइना। ये थे एडवांटेजेस सोशलिज्म के और ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने समझा सोशलिज्म को। मैंने कम समय में सभी एस्पेक्ट्स को कवर करने का प्रयास किया है। सो होप यू लाइक्ड इट। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।